टॉपिक हमारा आज जो फर्स्ट है दैट इज़ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, मतलब अगर हम इसको एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लेकिन आपके कुछ पॉइंट हैं जो आपको इसमें इंपॉर्टेंट लगते भी हैं और वो पूछे भी जा सकते हैं। जैसे टाइम कांस्टेंट वाला मेरे नज़दीक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे टॉपिक के अंदर। तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को डिस्कस करने के लिए हम दो सर्किट्स को डिस्कस करते हैं और दो सर्किट्स बेसिकली सिमिलर हैं और वो सर्किट है आरसी सर्किट। आरसी सर्किट का मतलब है कि रेजिस्टर और कैपेसिटर ये दोनों सीरीज में अटैच हैं एक बैटरी के साथ। अब हमारे पास जब हमने इस कैपेसिटर को चार्ज करना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर हमने इस कैपेसिटर को चार्ज करना है तो हमें सर्किट के साथ एक बैटरी को अटैच करना पड़ेगा, और अगर हमने इस कैपेसिटर को चार्जिंग के बाद डिस्चार्ज करना है तो बैटरी को रिमूव करना पड़ेगा। इसका मतलब सर्किट अभी ओपन है तो हमें सर्किट को क्लोज करना है। सर्किट को क्लोज करने के लिए आप इन दो टर्मिनल्स को आपस में अटैच कर दोगे। जब इन दो टर्मिनल्स को आपस में अटैच करोगे तो हमारे पास जो करंट होगा वो फ्लो करेगा बैटरी के पॉजिटिव एंड से बैटरी के नेगेटिव एंड की तरफ, और जब करंट फ्लो करेगा तो हमारे पास कैपेसिटर की जो प्लेट पॉजिटिव एंड से अटैच है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और जो नेगेटिव एंड से अटैच है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। इसके बाद हम कल भी कर चुके हैं कि एक तरफ से बेसिकली रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन स्टोर हो रहे होंगे। तो ये चार्जिंग प्रोसेस हमारा हुआ। अब इस चार्जिंग प्रोसेस के अंदर अगर आप करंट की डायरेक्शन को देखो इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए, तो वो करंट की डायरेक्शन हमारे पास क्या है? इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए अगर मैं करंट की डायरेक्शन को देखूं तो दैट डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज, कि जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो हम इस करंट को कंसिडर कर लेते हैं, लेट्स से ये करंट पॉजिटिव है। और करंट कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है? करंट इज मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी। ये करंट की सर्किट में डायरेक्शन है। अब कैपेसिटर को जब डिस्चार्ज करना होता है तो फिर हमें बैटरी को रिमूव करना होता है। तो हम क्या करेंगे? बैटरी को रिमूव करने के लिए अब सर्किट को इस तरह से अटैच करेंगे कि ये दो टर्मिनल्स अटैच हों। अब बैटरी अटैच नहीं है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि जो कैपेसिटर आपका चार्ज हो गया था अब वो बिहेव करेगा एज अ सोर्स ऑफ करंट, मतलब एक एनर्जी सोर्स की तरह बिहेव करेगा। और जब एनर्जी सोर्स की तरह बिहेव करेगा तो उसके अक्रॉस जो रेजिस्टर अटैच है उसके अक्रॉस उसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा। मतलब यूं आप अज्यूम कर सकते हो कि अगर रेजिस्टर की जगह कोई बल्ब अटैच है, कोई लोड अटैच है, तो अब उसने एनर्जी को कंज्यूम करना है, और अब वो बल्ब कैपेसिटर के अंदर जो चार्जेस स्टोर हैं उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। तो अब हमारे पास जो करंट फ्लो करेगा वो कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट की तरफ फ्लो करेगा। तो अब जरा गौर से दोनों में करंट की डायरेक्शन को देखो। जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा था तो करंट की डायरेक्शन हमारे पास क्लॉकवाइज थी। अब कैपेसिटर जब डिस्चार्ज हो रहा है तो करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है? वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो एक पॉइंट जो यहाँ पर आप लोगों ने याद रखना है वो ये कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। अगर चार्जिंग के करंट को आप पॉजिटिव कंसीडर करोगे तो डिस्चार्जिंग का करंट उसके ऑपोजिट होता है, उसको आप क्या कंसीडर करोगे? नेगेटिव कंसीडर करोगे। डायरेक्शन ऑफ करंट को देखें तो पहले केस में करंट फ्लो कर रहा था बैटरी के पॉजिटिव एंड से बैटरी के नेगेटिव एंड की तरफ, लेकिन इस केस में हमारी करंट की डायरेक्शन क्या है? इस केस में करंट की जो डायरेक्शन है वो कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट की तरफ है। तो ये पहला पॉइंट आपका कि करंट की डायरेक्शन चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में सेम नहीं रहती, करंट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट क्या चीज है? टाइम कांस्टेंट एक वेरिएबल है जो प्रोडक्ट होता है रेजिस्टेंस का और कैपेसिटेंस का। तो कोई भी आरसी सर्किट हो उसमें रेजिस्टर की रेजिस्टेंस, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, अगर ये दोनों फैक्टर्स आप मल्टीप्लाई कर दो तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है। सबसे आसान क्वेश्चन इसमें यही हो सकता है कि एक सर्किट में कहा जाए कि रेजिस्टेंस हमारी 100 ओहम है और कैपेसिटेंस 50 माइक्रो फैरड है, कैलकुलेट करो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे टाइम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। फिर टाइम कांस्टेंट का यूनिट हमारे पास जो है उसको देखा जाए तो वो सेकेंड ही होगा। इसमें हमारी बुक्स में क्वेश्चन यूँ पूछा जाता है कि रेजिस्टेंस का यूनिट अगर ओहम, कैपेसिटेंस का फैरड, तो ओहम और फैरड का प्रोडक्ट क्या है? वो सेकंड के इक्वल है। ओहम इंटू फैरड इज इक्वल टू सेकंड। पर कई दफ़ा आप ओहम को लिखते हो कि ओहम किसके इक्वल है, तो ओहम इक्वल होगा फिर सेकंड पर फैरड के।
तो टाइम कांस्टेंट डिफाइन कैसे होता है, मतलब फॉर चार्जिंग प्रोसेस ये कितना टाइम है। देखो ना, टाइम कांस्टेंट ठीक है, ये कांस्टेंट फैक्टर है, ये आर और सी का प्रोडक्ट है, लेकिन इस टाइम में एक्टिविटी क्या होगी। तो इसका आंसर ये है कि टाइम कांस्टेंट फॉर चार्जिंग इज द टाइम ड्यूरिंग विच 63% ऑफ द टोटल चार्जेस हैज बीन स्टोर्ड। मतलब ये वो टाइम है जिसमें टोटल चार्जेस के 63% चार्जेस जो होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं। मतलब अगर 100 माइक्रोकूलम एक कैपेसिटर में चार्ज स्टोर हो सकता है, तो इतने टाइम में 63 माइक्रोकूलम चार्ज स्टोर होगा। तो टाइम ड्यूरिंग विच 63% ऑफ मैक्सिमम या टोटल चार्ज विल बी स्टोर्ड। ये है टाइम कांस्टेंट फॉर चार्जिंग। लेकिन सेम टाइम में डिस्चार्जिंग की एक्टिविटी क्या होती है। इतने टाइम में जब 63% चार्ज स्टोर होता है, जब कैपेसिटर के साथ बैटरी को रिमूव कर दें तो फिर क्या होगा। इट इज अ टाइम ड्यूरिंग विच 37% ऑफ मैक्सिमम चार्ज विल बी रिमेनिंग। मतलब डिस्चार्जिंग के अंदर इतने टाइम में हमारे पास जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो सिर्फ उसका 37% चार्ज रिमेनिंग होगा। अब इसमें एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है कि टाइम कांस्टेंट के अंदर अगर टोटल हमारा कैपेसिटर पे चार्ज 100 माइक्रोकूलम है तो कितना चार्ज डिस्चार्ज हो चुका है 63%, कितना रिमेनिंग है 37%। तो ये दो वैल्यूज आपने याद रखनी है। चार्जिंग के अंदर ये टाइम कांस्टेंट में होता है और डिस्चार्जिंग के अंदर 37% चार्ज हमारे पास रिमेनिंग यहाँ स्टोर्ड है और यहाँ पर क्या है, दैट चार्ज इज रिमेनिंग। फिर ये बात जो हम यहाँ पर स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं, बेसिकली इसको हम कैलकुलेट करते हैं। और कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला यूज होता है दैट इज फॉर इंस्टेंटेनियस चार्ज, कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे अगर हमने कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज को कैलकुलेट करना है तो उसका फार्मूला क्या होता है। इसको हम ड्राइव भी करते हैं, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट टाइम्स 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। ये पुराने सिलेबस में हुआ करता था तमाम बोर्ड्स में। अब कुछ बोर्ड्स में ये फार्मूला लिखा जाता है, कुछ में नहीं लिखा जाता, डेरिवेशन किसी बोर्ड में नहीं है। और ये फार्मूला किसके लिए है, दैट इज फॉर इंस्टेंटेनियस चार्ज। इसमें जो Q है ये किसी भी इंस्टेंट के ऊपर चार्ज की वैल्यू है। जो इसमें Q नॉट है ये आपके पास वो मैक्सिमम चार्ज है जो कैपेसिटर पे स्टोर हो सकता है। जो E है ये आप लोग जानते हैं कि E कांस्टेंट है, जैसे पाई कांस्टेंट है 2.7, आपके पास E कांस्टेंट है और इस E की वैल्यू होती है 2.7। T आपका वो टाइम है जिस टाइम के ऊपर आप कैलकुलेट करना चाहते हो चार्ज की वैल्यू। अब मैं इसको इंस्टेंट लिख देता हूँ, ये वो इंस्टेंट है। और RC आप लोग जानते हैं कि व्हाट इज RC, RC इज द टाइम कांस्टेंट, ये टाइम कांस्टेंट है। तो ये जो ऊपर आप लोगों ने रिजल्ट लिखा इसको किस तरह से हम लोग ड्राइव करते हैं, हम अपने इस फार्मूला के अंदर टाइम की वैल्यू को टाइम कांस्टेंट के इक्वल पुट करते हैं। तो कैलकुलेटर तो हमें अलाउड नहीं MD कैट में, इसलिए इससे रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन हमें इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है कि जब टाइम की वैल्यू RC के इक्वल पुट करेंगे तो सॉल्व करने से आपका जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा Q इज इक्वल टू 0.63 ऑफ Q नॉट। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Q आपके पास इक्वल आएगा 63% ऑफ द टोटल चार्ज। तो ये जो ऊपर आपने स्टेटमेंट लिखी ये चीज़ आप मैथमेटिकली जस्टिफाई भी करते हो। अब डिस्चार्जिंग में आ जाते हैं कि डिस्चार्जिंग में ये फार्मूला क्या है। डिस्चार्जिंग में जो इंस्टेंटेनियस चार्ज का फार्मूला होता है दैट इज Q इज इक्वल टू क्यू नॉट टाइम्स ई रेस टू पावर माइनस टी ओवर आर इंटू सी। वही वेरिएबल्स हैं, मैं दोबारा बता दूं आपको कि इसमें जो Q है दैट इज इंस्टेंटेनियस चार्ज, कि उस पर्टिकुलर टाइम पे कितना चार्ज अवेलेबल है। Q नॉट ये आपका मैक्सिमम चार्ज है जो उस कैपेसिटर पे स्टोर हो सकता है। E आपका कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 2.7। T आपके पास टाइम, जिस टाइम पे आप चार्ज को कैलकुलेट करना चाह रहे हो कि डिस्चार्जिंग में इस पर्टिकुलर टाइम पे कितना चार्ज प्रेजेंट है। और RC आपके पास क्या है, ये टाइम कांस्टेंट है, RC सर्किट में रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट। अब सिमिलरली यहाँ पर आप चेक करना चाहो एक्टिविटी डिस्चार्जिंग के अंदर तो टाइम की वैल्यू RC के इक्वल पुट करो तो आंसर होगा कि टोटल चार्ज का 37% चार्ज जो है वो रिमेनिंग है। 63 डिस्चार्ज हो चुका है और 37% क्या है वो आपके पास रिमेनिंग चार्ज होगा।
अगर टाइम कितना होगा, इक्वल टू टाइम कांस्टेंट। तो ये आपके मैथमेटिकल रिजल्ट्स हैं जो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन में पूछ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे नज़दीक इस पूरे टॉपिक के अंदर वो यही है कि आपको टाइम कांस्टेंट की जो वैल्यूज़ हैं वो पता हो, टाइम कांस्टेंट का रिजल्ट क्या होता है चार्जिंग के केस में और डिसचार्जिंग के केस में। तो इसके लिए आपने प्रिपेयर रहना है। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन वो आपसे नहीं पूछ सकता, और उसकी मैं रीज़न बता चुका हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व नहीं हो सकता। क्योंकि जब आपने ई को सॉल्व करना है ना, तो ई का आपको नेचुरल लॉग लेना पड़ेगा, और उसके नेचुरल लॉग ई का तो 1 आ जाएगा, लेकिन बाकी वेरिएबल्स को आप कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व नहीं कर सकते।